हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। जो बाकी बचे हुए हैं, पार्ट वन में हमने कुछ कवर किया हुआ था। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। 2022 करंट अफेयर्स एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे सारे आपको वीडियोस ये मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से और क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबाउट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपको न्यूज था। तो ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में जानना है। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को पता लगाएंगे। जैसे कि अडल्ट्रेशन होता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कुछ अलग से मिलाया जाता है। तो आप जैसे देखेंगे, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने जो मार्केट में हनी मिलती है, ठीक है, जो हनी मिलती है मार्केट में, इन हनी के ब्रांड्स को उन्होंने जब सर्वे किया तो ये देखा कि 13 ब्रांड में से 10 ब्रांड ऐसे हैं जो अपनी हरी के साथ शुगर सिरप मिलाते हैं, यानी कि वो अल्ट्रेशन होता है, उसमें मिलावट होता है उसमें। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है, यानी कि बेसिकली आपको क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके लिए। So it is used for determining the structure of organic compounds and can use the alterants in the food. तो दोनों आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनेट इम्यूनिटी। देखिए, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक होता है एक्वायर्ड, ठीक है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और एक होती है इनेट। तो पहले एक्वायर्ड देखते हैं। जैसे इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि इस इम्यूनिटी को एक्वायर किया जाता है। ये ओरिजिनली हमारी बॉडी में नहीं होती। ओके, तो जैसे कोई पैथोजन आया तो पहले बॉडी उसको समझ नहीं पाता, लेकिन जब वही पैथोजन दूसरी तीसरी बार आएगा तो बॉडी को आपको पता रहता है, कि बॉडी की मेमोरी में रहता है कि पहले ये पैथोजन आया हुआ था तो हमने इस तरीके से काउंटर किया हुआ था। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, उसको अक्वायर करती है, बाहर से लाया जाता है। या फिर आप देखेंगे कि ये जो आपको वैक्सीन वगैरह दिए जा रहे हैं, यहाँ से भी इम्यूनिटी को एक्वायर किया जाता है। तो ये ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती। बट जो इनेट ये इम्यूनिटी होती है, ये आपके चाइल्डहुड के समय से ही, यानी कि जब बर्थ होता है आपका, बर्थ के साथ ही आपके अंदर होती है और लाइफ टाइम तक ये रहती है। ठीक है, तो फर्क ये होता है कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है यूनिवर्सल होती है, जो आपके बॉर्न होने से लेके आपके डेथ तक आपकी बॉडी में रहती है। बट अक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होती है जो बॉडी बाद में अक्वायर करता है, बाद में ये बिल्ड करता है। दिस इज कॉल्ड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। इट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो बात सही है, ये बर्थ के टाइम होता है ये, और बर्थ से लेकर डेथ तक रहता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि इट प्रेजेंट एट ओनली ऑन द टाइम ऑफ बर्थ। अगर यहाँ पर ओनली लिखा होता तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता, बट ओनली नहीं है तो ये आपका सही है। सेकेंड देखेंगे, इट इज डिजीज स्पेसिफिक ड्यू टू इट्स मेमोरी ऑफ डिजीज अटैक इन रिस्पॉन्स। नहीं, ये डिजीज स्पेसिफिक नहीं होता है, ये यूनिवर्सल होता है। कोई भी डिजीज हो वहां पर ये आपको रिस्पॉन्स करता है। डिजीज अटैक क्या होता है, अक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि आजकल क्या है, कोविड चल रहा है, तो कोविड के लिए, तो कोविड एक डिजीज है, तो कोविड के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन आपको दी जा रही है। तो वो वैक्सीन जो इम्यूनिटी क्रिएट करेगी, वो इम्यूनिटी डिजीज स्पेसिफिक है फॉर कोविड। ओके, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जिसको बॉडी बाद में एक्वायर करता है, ये यूनिवर्सल नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन होगा ना, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बताना है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे आप जाते हैं ना, आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, वो भी क्या है, नियर फील्ड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो बताना है कि कहाँ कहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो लगभग हर जगह आप इसका यूजेस देखने को मिलेंगे। एयरपोर्ट्स पर भी बैगेज आइडेंटिफिकेशन के लिए, कॉन्टैक्ट कार्ड पेमेंट तो स्वैप करके, ये तो आप लोग करते हैं आजकल कार्ड पेमेंट। डोर और व्हीकल्स में भी यूज होता है। जैसे कि आप मेट्रो वगैरह में जाते हैं ना, एक्सेस करते हैं, तो कार्ड वहां पे लगाते हैं तो अपने आप दरवाजा खुल जाता है, ये बंद होता है। तो ये सारी चीजें होती है, और मेट्रो कार्ड एंड वही सारी चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाए। तो नियर फील्ड टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन वही होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को नियर में रखना पड़ता है, तभी वो उसको रीड कर पाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो उनको एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनना पड़ता है, एक अलग तरीके का सूट होता है, स्पेस सूट, जो वो पहनते हैं जब भी स्पेस में जाते हैं। तो क्यों पहनते हैं वो इस अलग तरीके का स्पेशल सूट जो होता है या स्पेस सूट होता है? देखिए, आउटर स्पेस में पहली चीज प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब प्रेशर नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो फट सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में जहां पर बिल्कुल प्रेशर नहीं है, वैसे सिचुएशन में वो फट सकती है। तो उस सूट के अंदर वो पूरा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है कि एक स्पेसिफिक प्रेशर आपके बॉडी के लिए जो जरूरी है वो मेंटेन रहे। साथ ही साथ आप एटमोस्फेयर में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो वहां का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा ठंड वहां पे होती है। उस ठंड से बचने के लिए भी ये बॉडी, ये आपको वार्म प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ स्पेस में आप जाएंगे तो बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस। ये आपके बॉडी पर अगर पड़ेंगे तो बस कुछ समय में ही डेथ हो जाएगी। तो इन रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन हो, वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने का काम ये स्पेस सूट करता है, ठीक है। तो इन तीनों केस में इसको यूज किया जाता है। तो लैक ऑफ एयर प्रेशर, लो वेरी टेम्परेचर एंड डेंजरस रेडिएशंस, तीनों आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट प्राइम एडिटिंग क्या होता है। तो प्राइम एडिटिंग जो होता है ये एक सर्च एंड रिप्लेस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। सर्च एंड रिप्लेस क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक जीनोम है, जीन है, तो इसमें सर्च किया जाता है कि इस जीन का कौन सा पार्ट खराब है। अगर ये पार्ट खराब है तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे दूसरा आपको जीन एडिटिंग के थ्रू लगा दिया जाता है। ओके, तो बेसिकली डिजीज कंट्रोल में इसका यूज होता है और बहुत सारी म्यूटेशंस में भी इसका यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द प्राइम एडिटिंग। ओके, दिस इज द जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो बहुत सब काफी लंबे समय से, करीब 2 3 या 4 सालों से आप देख रहे हैं कि जीन एडिटिंग हमेशा न्यूज में हर साल रह रही है। फिल्म्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके आप देखेंगे कि कैस्पर के बारे में भी न्यूज में रहा है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ध्यान ध्यान रखना है यहाँ पे प्राइम एडिटिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डी लॉक्स जोन। ये गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक्स जोन किसी भी स्टार, ठीक है, कोई भी स्टार हो, किसी भी स्टार के आजू बाजू सराउंड में एक डिस्टेंस पर ऐसा एरिया होता है जहां पर वाटर के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वाटर के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, साथ ही साथ टेम्परेचर का मॉडरेट होना, ओके, उस एरिया में होता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ है। अर्थ क्या है? अर्थ गोल्डी लॉक जोन में है। तो गोल्डी लॉक जोन का मतलब लिक्विड की भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, वहां पर टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहे कि बहुत ज्यादा वार्म ना हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि दोनों सिचुएशन में लाइफ जो होता है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे ही जोन को हम गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस गोल्डी लॉक जोन में होने पर उस हर सेलेस्टियल बॉडी पर आपको लाइफ मिलेगा। अपने ही सोलर सिस्टम की बात करें तो अर्थ के अलावे वीनस और जो मार्स है, ठीक है, वीनस, अर्थ और मार्स, अर्थ पर तो है लेकिन वीनस और मार्स भी गोल्डी जोन में आते हैं। लेकिन क्या वीनस और मार्स पे लाइफ है? नहीं है। तो गोल्डी लॉक जोन का मतलब ये होता है कि वहां पर लाइफ के पैदा होने की कॉन्सिक्वेंसेस हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां पर उस जोन में होने वाले हर सेलेस्टियल बॉडी पर आपको लाइफ मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, बट इसका मीनिंग यही होता है। Goldilocks zone is the area around a star where it is not too hot, okay, not too cold for liquid water to exist on the surface of surrounding planets. सही है। It is if a planet is a Goldilocks zone of a star, it is necessary, means the planet is going to have life or liquid water. तो कोई ये जरूरी नहीं है कि गोल्डीलॉक्स जोन में वो है तो वहां पर लिक्विड वाटर या लाइफ होगा ही। ओके, जैसे हमने कहा कि वीनस और मार्स भी गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के, लेकिन वहां लाइफ या वाटर नहीं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्ट लगाना है तो वन इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस जो होता है, जिसको
हम ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। ये बेसिकली उन एरियाज में होते हैं जो कोल माइंस वाले एरिया होते हैं। कौन से एरिया? कोल माइंस वाले एरिया, जहां पर कोयले निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर कोयले की वजह से, कोल डस्ट की वजह से क्या होता है कि ये डिफरेंट तरीके की ये बीमारियां फैलती हैं एनवायरमेंट में। कोल पार्टिकल्स की मिलने की वजह से, या फिर जो भी ड्रिंकिंग वाटर वहां पर सोर्सेस होते हैं, वहां पर भी ये कंटामिनेट हो जाते हैं, वाटर को कंटामिनेट करते हैं। तो लोग आसपास जो भी रहते हैं ऐसे एरियाज में, उनको ये बीमारी पाई जाती है, जिसको ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं, या फिर निमोकोनियोसिस इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता क्या है? ये एक बाई प्रोडक्ट है। इस तरह समझिए कि शुगर केन होता है। ठीक है, शुगर केन से निकाला जाता है मोलासिस। मोलासिस होते हैं, और इस मोलासिस से ये निकाला जाता है आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो होता है, ये बेसिकली कह सकते हैं कि शुगर केन इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट है, और चूंकि ये अल्कोहल है तो इसका अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो अल्कोहल होता है, इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। ये बिल्कुल प्योर आपको अल्कोहल होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता है। इट विल हैव नॉट एनी इम्प्योरिटीज। न्यूट्रल स्मेल होता है या न्यूट्रल टेस्ट होता है, एंड टिपिकली कंटेन्स अबाउट 95% अल्कोहल बाई वॉल्यूम। यानी कि इस 1 लीटर आपको अल्कोहल में करीब आपको 950 ml जो होगा वो बाई वॉल्यूम अल्कोहल मिलेगा। यानी कि लगभग 95% अल्कोहल कंटेंट। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं पी सकते, क्योंकि अल्कोहल की कंसंट्रेशन 95% तक समझते हैं इंसान की डेथ हो जाएगी। तो खास करके इसको अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि परफ्यूम, टॉयलेटरीज, हेयर स्प्रे वगैरह में भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ लेकर पेंट्स और इंक जो होते हैं उनको बनाने में भी यूज होता है। साथ ही साथ मेडिकल इंडस्ट्री जैसे एंटीसेप्टिक ड्रग्स, सीरप्स एंड मेडिकल स्प्रेस बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली हेल्थ सेक्टर और कॉस्मेटिक सेक्टर्स में इसका ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा। Formed from molasses that are residue of organic processing, a prime raw material for making alcoholic beverages used in the manufacturing of cosmetic and personal care products। तो तीनों सही होगा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं निसार। निसार एक स्पेस मिशन है जो कि इसरो और नासा ने दोनों ने इसको मिल के बनाने का डिसीजन लिया, जिसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनाया जाएगा इस मिशन के तहत। ओके, तो मेनली इस मिशन का काम क्या होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम क्या होता है जनरली? ये जनरली मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। वहां से वो डेटा आएगा जो जनरली मैपिंग, ओके, ग्लेशियर्स के मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाएगा। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में भी यूज कर सकते हैं, कोस्ट लाइन के चेंजेस में भी इसके डेटा का यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसमें 2 अपर्चर्स होंगे। ठीक है, इसमें 2 अपर्चर्स होंगे, जिसमें एक अपर्चर प्रोवाइड करेगा इसरो और दूसरा अपर्चर प्रोवाइड करेगा नासा का। बेसिकली काम क्या होगा इसमें? नासा बेसिकली इसमें काम करेगा कम्युनिकेशन वाला एंड कंट्रोल वाला, और लॉन्च रिलेटेड जो काम होगा, लॉन्च करना और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होगी, वो इसरो देखने का ये काम करेगा। ये जो निसार मिशन के तहत सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा जाएगा, ये क्या होगा? इसको 12 डे की इसकी साइकिल होगी पूरे अर्थ को आपको उसके रोटेशन करने के लिए, अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए 12 डे का इसका साइकिल होगा। तो कहने का मतलब कि एक बार यहां से गुजरने के बाद ये अपने सेम पॉइंट पर 12 दिन के बाद पहुंचेगा, तभी तो पूरे अर्थ का चक्कर लगेगा। तो 12 दिन में ये पूरे अर्थ का एक चक्कर। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो कि अर्ली 2023 में इसको श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करने की बात की गई निसार मिशन के तहत। तो कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो, इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार्स होंगे टू मॉनिटर द एंटायर अर्थ के चेंजिंग इकोसिस्टम डायनामिक सर्विसेज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोमास, नेचुरल रडार, सी लेवल राइज एंड द ग्राउंड वाटर को भी ट्रैक यहाँ से किया जाएगा। तो आपको ये पता हो कि जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 का
1994 का जो एग्रीमेंट था, ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो इसके तहत इसको बनाया गया था, जिसका एग्रीमेंट काफी पहले 1982 में हुआ था अनक्लोज के तहत। तो ये दो चीजें हैं, एक अनक्लोज है 1982 जिसके तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया, साथ ही साथ इसका जिक्र आपको जो 1994 है उसके भी कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सी के अंडर में भी इसका जिक्र आपको मिलता है। इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी का काम क्या है? बेसिकली इसका काम यह है, जो सी है वो आप सी के जो मेरीन इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बनाया जाए, उसको हार्मफुल इफेक्ट से प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ जो डीप सी बेड रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि माइनिंग होता है, यू नो, जो अ, आपको पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स है, पीएमएन जिनको नोड्यूल्स कहा जाता है, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए भी सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, खास करके ओपन सी, ठीक है। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने का भी ये काम करता है। तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बाय द 1982 under UNCLOS regulates the mining efforts in seabed and protect the seabed environment and the resources are the common heritage of mankind. ये तीनों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो कायरो आपको पता होगा एक जगह का नाम है, ये इजिप्ट में है कायरो। तो इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, और उसी के तहत यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर पॉपुलेशन का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब पॉपुलेशन का इंक्रीज करना नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉपुलेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और उनके लिए प्रोडक्टिव मेजर्स को सिक्योर करना, ये आपके होंगे, ओके, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज हो गए। तो इनको टारगेट करने के लिए, इनको सही करने के लिए कायरो इजिप्ट में ये कन्वेंशन हुआ था। तो आपका ये जो है ऑप्शन बी जो होगा सही। नेक्स्ट इज अबाउट द नाटो, ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक। तो इसमें कौन सी कंट्रीज हैं? नॉर्थ अटलांटिक से बिलोंग करने वाले कंट्रीज, यानी कि अमेरिका, कनाडा, जो नॉर्थ अटलांटिक से बिलोंग करते हैं, और उसके अलावा कुछ और मैक्सिकन और कुछ कैरेबियन कंट्रीज, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज जो होते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक के एरिया में आते हैं। तो मेनली आपको अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं, और जो कि यहाँ पर डिसीजंस जो होते हैं वो कंसेंसस के बेसिस पे लिए जाते हैं, मिलजुल के लिए जाते हैं, सबका मत होता है तभी वहाँ पे वो डिसीजन हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि बाहर के कंट्रीज जो है, जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, वो कंट्रीज के मेंबर नहीं होते। कनाडा इज अ डिसीजन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कलेक्टिव विल। कलेक्टिव विल मतलब consensus of the member countries, since all decisions are taken by consensus. NATO membership action plan helps aspiring members prepare for membership by providing practical advice and targeted assistance. ठीक है, तो इनका एक्शन प्लान है जो कि अपने मेंबर को असिस्टेंट या एडवाइस देने का ये काम करते हैं। नाटो मेंबरशिप इज ओपन टू एनी यूएन मेंबर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हर यूएन मेंबर नाटो का मेंबर नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? जो अमेरिकन या फिर जो यूरोपियन कंट्री से, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं वही हो सकते हैं। तो ये सभी के लिए खुला। तो बुदापेस्ट जो कन्वेंशन है ये एक्चुअली कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं, साइबर क्राइम मीन्स व्हाट? इंटरनेट, ओके, इंटरनेट के थ्रू तो होता है, तो इंटरनेट को प्रोटेक्शन, उसके थ्रू प्रोटेक्शन मिले, इट वाज रिलेटेड टू दिस। तो इसके लिए नेशनल लॉज बनाना, ओके, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को इम्प्रूव करना, इंकरेजिंग कॉपरेशन अमंग द नेशंस, उसके लिए ये आपको कन्वेंशन किया गया था बुदापेस्ट में, ठीक है। तो बुदापेस्ट कन्वेंशन के नाम से इसको जानते हैं। साथ ही इट इज ओपन फॉर रेटिफिकेशन इवन टू स्टेट्स दैट आर नॉट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप। ये काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था, लेकिन इसको कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है, यानी कि इसको रेटिफाई कर सकता है, चाहे वो यूरोपियन काउंसिल का मेंबर हो या नहीं हो, उससे फर्क ये नहीं पड़ता।
इंडिया की बात करें तो इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन ऑफ द कन्वेंशन। तो पहले तो इंडिया इज सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन, ये तो आपका पहले ही गलत हो। करेक्ट बताना है तो ये गलत, ये गलत। वन वन दोनों में है तो वन सही होगा। उसके बाद इट हैज ड्रॉन अप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पर भी ऐसा कुछ इसके बारे में नहीं कहा गया, सिर्फ एक ही आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं अबाउट वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो आपको पता होगा एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुना गया था, ठीक है। और इन्होंने एक साल अपना कंप्लीट कर लिया, कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो बेसिकली ये जो बॉडी है, जो कि साउथ कोरिया के सोंगडो में इसको 2013 में स्टैब्लिश किया गया था। डिफरेंट कंट्री वर्ल्ड वाइड में जो वहाँ की इलेक्शन कमीशन होते हैं या इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी होती है, हमारे यहाँ जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन, ठीक है, जिसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट आपको सियोल में साउथ कोरिया में मिलेगा। तो बेसिकली इसका मोटो यही है कि वर्ल्ड वाइड फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो आपका इट इज लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज वर्ल्ड वाइड, सही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड द चेयरमैन एसोसिएशन, बिल्कुल ये भी दोनों सही, तो सी जो होगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जैसे इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पैसा देना, ग्रांट देना, लोन देना, एडवाइस करना, बाकी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब सारा काम करने का ये काम करता है। तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, जो कि अब एशिया है तो सिर्फ एशिया के लिए काम नहीं करता, एशिया के अलावा भी बियॉन्ड एशिया, बाहर के और कॉन्टिनेंट्स में भी ये काम करता है। ओके, इसके 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था, बट अभी इसके मोर देन 100 मेंबर्स को हो गए। G20 के काफी कंट्रीज जो है, करीब G20 के 14 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग में 2016 में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। वोटिंग राइट्स की बात करें तो वोटिंग राइट्स जो है इसके शेयर होल्डिंग के हिसाब से सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाइना है, जिसका 26.61% इसमें है, तो वोटिंग भी उसी के हिसाब से है। और देन फॉलोड बाय रशिया, सॉरी इंडिया, इंडिया दूसरे नंबर पर आता है 7.6%, देन रशिया, देन जर्मनी। आपको इस तरीके से फिर वोटिंग राइट्स इस तरीके से मिले। तो इक्वल वोट्स का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, जिसका जितना शेयर उतना। हाँ, इक्वल वोट का को जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स जो स्टेट्स है उन्होंने इसको मिलके बनाया। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो 2013 में जो डरबन में साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई थी, उस पर तय हुआ था कि हम एक ब्रिक्स बैंक बनाएंगे। और 2014 में जो मीटिंग हुई, 6th ब्रिक्स मीटिंग फोर्टलिजा ब्राजील में, तो वहां पर फाइनली इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया था कि फोर्टलिजा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच वन। स्टेटमेंट था फोर्टलिजा डिक्लेरेशन रिलेटेड टू विच वन। तो उसमें आपका सारा ब्रिक्स कंट्रीज एंड ऑल दिस और भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम वहाँ पे लिखे हुए थे। तो इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखना है। ओके, तो बेसिकली ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये आपको लोन्स प्रोवाइड करने का काम, असिस्टेंट प्रोवाइड करना, टेक्निकली एडवाइस प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं अपने मेंबर कंट्रीज में। ओके, साथ ही साथ 2018 में इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला, यानी कि ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इवन जीए का। ओके, वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर इक्वल वोटिंग है, यहाँ पर शेयर होल्डिंग से कोई मतलब नहीं, सबका बराबर वोट है। अगर एक है तो सबका एक एक वोट है, ठीक है, इक्वल वोटिंग है यहाँ। अच्छा, मैंने ऑप्शन तो डिस्कस, इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स स्टेट, सही है। रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द यूनाइटेड जनरल असेंबली, ये भी सही है। लाइक द वर्ल्ड बैंक, NDB each participant country will be assigned one vote। ये बात तो सही है कि हर कंट्रीज को
एक वोट मिलेगा, 1 वोट असाइन होगा। बट लाइक तो वर्ल्ड बैंक ये गलत है। वर्ल्ड बैंक में हर किसी को एक वोट नहीं मिला हुआ है। वर्ल्ड बैंक में सबको शेयर होल्डिंग के हिसाब से वोट मिला हुआ है। जो जितना पैसा देता है उसका उतना शेयर होल्डिंग होता है, उसको बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक में वन कंट्री वन वोट का सिस्टम नहीं है वहां पे। तो ये आपका गलत हो जाएगा थर्ड। तो अनलाइक लिखा रहता, अनलाइक वर्ल्ड बैंक, तब वो सही हो जाता, बट ये लाइक लिखा। नेक्स्ट अबाउट इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। तो ये एक्चुअली आपको एक ज्वाइंट पार्टनरशिप है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, और जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की बात की गई है। ओके, जिसमें कि इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को, ठीक है, इट वाज को-चेयर्ड बाय द नीति आयोग फ्रॉम इंडिया, एंड फ्रॉम यूएसए इट वाज यूनाइटेड नेशंस, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडिया यूएन, ये सही है, इंडिया एंड यूएसए एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज को-चेयर्ड बाय नीति आयोग एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये भी सही है, तो सी आपका जो होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल, आपको पता है इंडिया इसका मेंबर है और चाइना इसका मेंबर नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एमटीसीआर, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इट बट चाइना इज नॉट मेंबर। तो बेसिकली पहले जो था शुरू स्टार्टिंग में, एक्चुअली ये एक इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 35 कंट्रीज के बीच में है। ये बेसिकली ये वो टेक्नोलॉजीज जो कि मिसाइल या अनमैन्ड एरियल व्हीकल होती हैं, जो कि 5000 से ज्यादा पेलोड ले जा सकती है फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। ये उनको प्रिवेंट करने के लिए, ये टेक्निकल चीज है, याद रखिएगा। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी मिसाइल और अनमैन्ड, ध्यान रखिएगा अनमैन्ड है, जैसे ड्रोन वगैरह होती है। ओके, ये जो कि मोर देन 500 केजी पेलोड ले जा सके और मोर देन 300 किलोमीटर तक ले जा सके, वैसी मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए एमटीसीआर। तो शुरू में बेसिकली आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज के लिए ही था, बाद में इसे केमिकल, बायोकेमिकल वेपन्स के लिए भी या बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए भी इसको एक्सटेंड किया गया, विच वाज थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो टोटल अभी 35 मेंबर है और इंडिया को भी इसमें शामिल किया गया था 2016 में 35वें मेंबर के तौर पर, 35th मेंबर के तौर पे इंडिया को इसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ये लिखा गया है 2016 एट 35th मेंबर। इंडिया इसका, सॉरी, चाइना इसका मेंबर नहीं। इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट वाज फॉर्म्ड in 1987 by G7 countries, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and US। ठीक है, ये आपका है एमटीसी। तो इट इज एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी है। ठीक है, इट वाज फाउंड बाय G20 कंट्री, नहीं, ये G7 कंट्रीज के द्वारा बना हुआ है। ये गलत है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये भी सही है। इट फोकसेस द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स फॉर डिलीवरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 3, 4 जो होगा आपका सही है। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके का मास डिस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, सबको कंट्रोल करने का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अबाउट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ध्यान रखिएगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इट इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएन, ये यूएन का पार्ट नहीं है। ये स्टैब्लिश किया गया था 1899 में, हेस में मिलता है ये, नीदरलैंड में। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है या दो कंट्रीज के बीच में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट है या मीडिएशन के थ्रू कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसमें कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो वैसे केसेस को ये देखने का काम करता है, चाहे वो स्टेट्स के बीच में हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्टीज के बीच में भी
अगर ये केसेस हो तो उनको भी देखने का ये काम करता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें इश्यूज जैसे कि टेरिटोरियल इश्यूज हो गए, मैरीटाइम बाउंड्री से सोवर्निटी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रेड, तो उन सभी मामलों को ये देखने का काम करता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये यूएन का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट यूएन का ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला हुआ है। एंड ऑल्सो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट। ये भी आपको याद रखना है। ये चीज में लिखी हुई नहीं है शायद, बट आपको याद रखना है इंडिया इसका पार्ट नहीं। It helps the developing countries to meet part of the cost involved in the international arbitration. ये भी बात है, जब इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इसमें जो लगता है पैसा, तो उसमें पैसा देने के लिए ये कंट्रीज को असिस्ट भी करता है। इसके लिए फंड भी बना हुआ है इसका, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड। ठीक है, ये सही है। नॉट बाइंडिंग ऑन द ट्रीटीज, ये गलत है, ये बाइंडिंग है। देखिए, इसके जो डिसीजन होते हैं इनके मेंबर कंट्रीज पर बाइंडिंग होते हैं। इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो जैसा कि नाम ही सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स, राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल्स। तो ये पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स होते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्वेंट का यूज किया गया था। ठीक है, तो एक्चुअली इट वाज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, मॉनिटर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी। और ये 1976 में आपको ये प्रकाश में आता है, यानी कि इफेक्टिव ये हो जाता है। तो रिलीजन फ्रीडम, ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, स्पीच, सब ये। नेक्स्ट अबाउट ह्यूमन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसको पहले एक अलग नाम से जाना जाता, क्या नाम था? यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसको पहले जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज होके यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो पहले नाम क्या था? यूएन कमीशन ऑन। इसमें 47 मेंबर होते हैं, क्योंकि यूएन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स में से 47 को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे हर एक 3 साल के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको 47 मेंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बाकी के सभी यूएन मेंबर्स को। ठीक है, तो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। कोई भी कंट्री मैक्सिमम 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स तक ही सेलेक्ट हो सकती है, यानी कि लगातार वो 2 बार ही सेलेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद फिर उनको चुना नहीं जाएगा, ब्रेक होगा, देन उसके बाद फिर चुना जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछले कुछ पार्ट में या फिर पिछले मंथ्स के करंट अफेयर्स में हमने चर्चा भी की थी। एक हमने चर्चा की थी पीरियडिक रिव्यू या फिर यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू की। तो वहां पर भी हमने चर्चा की थी कि ये जो यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू होता है, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जो हर कंट्रीज में कंट्री ही बेसिकली करती है और रिपोर्ट करती है, तो उसको भी ये मॉनिटर करने का काम करता है। ठीक है, और ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस को पास करता है। इसके जो रेजोल्यूशन होते हैं वो कंट्रीज पर बाइंडिंग नहीं होते हैं। चलिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, ये बिल्कुल सही है। इसका पहले नाम ये हुआ करता था। एंड पासेस बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं, गलत है, नॉन बाइंडिंग पास करता है। मेंबर कंट्रीज आर डिसअलाउड फ्रॉम ऑक्युपाइंग अ सीट फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स, ये सही है। केवल 2 consecutive टर्म्स तक ही वो बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते लगातार में। तो 1 और 3 ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट यूएन पीस कीपिंग। ओके, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग क्या है? ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है जो डिफरेंट कंट्रीज अपने फंड के थ्रू या फिर अपने जो ट्रूप्स है रिलेटेड टू मिलिट्री हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, वो उनसे सहायता करता है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी कंट्री में अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना होता है, तो ये फाइनल डिसीजन लेने का काम ये सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। सिक्योरिटी काउंसिल में ये लोग 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी वाले होते हैं। ओके, तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में आपको लेता है डिसीजन, ये बाइंडिंग होता है और ये मानना पड़ता है। साथ ही साथ
हर मेंबर को लीगली ऑब्लाइज्ड है कि वो अपना रिस्पेक्टिव शेयर जो होगा पीस कीपिंग के लिए जो रखा गया है वो उसको देगा। प्रिंसिपल्स की बात करें, जिस प्रिंसिपल ये यूएन पीस कीपिंग बेसिस है, तो 3 प्रिंसिपल्स की यहाँ पर बात की गई है: कंसेंट फॉर पार्टीज, impartiality and non-use of forces except in self defense and defense of the mandate। ये 3 प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पर ये काम करता है। ठीक है, चलिए इंडिया की थोड़ा सा हम बात करते हैं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट विद अराउंड करीब 5500 पर्सनल्स इन्होंने दिए हैं 8 कंट्रीज में। ओके, 5th लार्जेस्ट ये ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करता है। फंड की बात करें तो टोटल फंड में 0.83% कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया का फंड के हिसाब से, और ट्रूप्स के हिसाब से 0.13% यहाँ पर होता है। तो पिछले 71 मिशन में 51 मिशन में इंडिया के ट्रूप्स में पार्टिसिपेट किया है और लगभग 2 लाख से ज्यादा पर्सन इंडिया की तरफ से गए हुए हैं। ठीक है, यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए जो होता है ये अपना कोई ट्रूप्स नहीं भेजता। यूएसए की तरफ से कोई भी ट्रूप्स इस मिशन पे नहीं जाती। तो पर्सनल के बेसिस पे यूएस कोऑर्डिनेट नहीं करता, लेकिन फंड के बेसिस पर यूएस कोऑर्डिनेट करता है। कितना फंड देता है? 27%। इवन पीस कीपिंग का 27% फंड यूएस की तरफ से है। तो फंड में देता है वो, लेकिन अपने तरफ से कोई पर्सनल वो नहीं भेजता। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएन मेंबर्स, ये सही है। एवरी मेंबर स्टेट्स लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ पीस कीपिंग, ये भी सही है। यूएन पीस कीपिंग इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट नन यूज ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर कंप्लीट कह रहा है, कंप्लीट नहीं। बेसिकली नन यूज ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल है, बट अगर सेल्फ डिफेंस की बात आए या मैंडेट के डिफेंस की बात आए तो वहां पे फोर्स का यूज किया जाता है। तो कंप्लीट जो वर्ड है ये आपको गलत, एक और दो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, दिसंबर 1966 में स्टेब्लिश किया गया था मनीला, फिलीपींस में। and it is also observer status in यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, साथ ही ये आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक को भी ये अपने रिपोर्ट्स देता है, एंड ऑल्सो नॉन रीजनल डेवलपमेंट कंट्रीज को भी ये सहायता करता है। ठीक है, वोटिंग की बात करें हम तो वोटिंग इसका वर्ल्ड बैंक की तरह होता है, यानी कि जिसका जितना शेयर उसका उसके अकॉर्डिंग ही वोटिंग सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है वो यूएस की है। ओके, और यूएस जापान दोनों एक जितना शेयर होल्डिंग रखते हैं। कितना? 15.6%। इसलिए आप देखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो चेयरमैन बनाए जाते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई जापानी ही होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा शेयर होल्डिंग है, जापान एंड यूएस की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, इसलिए हमेशा कोई ना कोई जापानी ही आपको वक्त बनता है। ठीक है, इंडिया का तीसरे पोजीशन पर आता है। काम क्या है इसका? काम वही है, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, तो मेनली आपका वही काम है इसका भी। क्लोजली रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसका जितना वेटेज होता है उतना ही जितना कि उसका कैपिटल सब्सक्रिप्शन में वेटेज होता है। सही है। ये क्या करता है कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक को ये सहायता करता है, ओनली लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाए। सिर्फ इसी को सहायता नहीं करता, बाकी के और भी जो नॉन रीजनल डेवलपमेंट कंट्रीज हैं जो इस एशिया से बिलोंग नहीं करती है उनको भी सहायता करने का ये काम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इट एम्स एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशियन पैसिफिक, सही है, बाय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो 1 और 3 जो होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमिटी। ये कमिटी जो है ये आईएमएफ के अंडर में आती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, इसमें 24 मेंबर्स हैं जो कि 187 गवर्नर्स जो होते हैं वहां से ये चुन के आते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये 187 में से 24 चुन के आते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मीटिंग साल में 2 बार होती है, स्प्रिंग के समय एंड एनुअल मीटिंग्स होती है। ओके, मेनली इसका काम क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी को सस्टेन रखना एंड ऑल्सो एडवाइजेस आईएमएफ ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ वर्क।
तो ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, पहला चीज तो ये आईएमएफ का पार्ट है। एंड इट ऑल्सो डिस्कस मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। तो दूसरा जो होगा वो सही हो जाएगा। सेकंड की बात करें अबाउट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये ईयू के द्वारा लाया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया है। वाई? टू कर्ब द क्लाइमेट चेंज अहेड ऑफ 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि COP26 जो कि ग्लासगो में होने वाला था। तो उससे पहले उसमें जो टारगेट्स है उसको फुलफिल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को के अंदर जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए ये मैकेनिज्म को यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया। तो बेसिकली जानना है कि कौन तो बनाने वाला। अबाउट द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आपको ये पता है कि ये एक वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एम्स टू reduce poverty by providing loan, credit, and grants from programs that boost economic growth, reduce inequalities, and improve global people living conditions। ठीक है, तो ये जो लोन देता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, या तो ग्रांट्स हो या फिर लोन हो, और लोन भी जो होता है ना काफी किफायत होता है, या तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहीं तो बहुत ही कम इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के बेसिस पे ये लोन नहीं देता, मेनली डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए ही लोन देता है। ओके, तो लोन जनरली 25 से 40 साल तक के पीरियड तक दिए जाते हैं, जिसका आपको ग्रेस पीरियड भी 5 से 10 साल तक मिलता है। अब ये लोन जो होता है सभी कंट्री को नहीं मिलता। लोन किन कंट्री को मिलेगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया कि जो वहां का जीएनआई पर कैपिटा है, यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम जो पर कैपिटा है, वो जो $1,175 से कम होना चाहिए उस कंट्री का। ठीक है, ये कौन तय करेगा? ये जो डेटा है $1,175, ये चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर। तो ये आपको आईडीए जो होता है इस डेटा को रखता है। तो 2020 में ये 1175 था, 2021 के लिए चेंज हो जाएगा, 2022 के लिए चेंज हो जाएगा, तो ये फ्लक्चुएट करते हैं। तो जिस कंट्री में जीएनआई पर कैपिटा $1,175 से कम है, साथ ही साथ जो क्रेडिट वर्दीनेस है उस कंट्री की, यानी कि उसका जो क्रेडिट हम कहते हैं, यानी कि रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग, वो इतना कम है कि बाहर उसको कोई लोन दे ही नहीं रहा, कोई कंट्री उसको ना लोन दे रही है, ना कोई दूसरा एसोसिएशन लोन दे रहा है। ठीक है, तो वैसे कंट्रीज को ये लोन देने का काम करता है। तो ये दो क्राइटेरिया है, ये फुलफिल होना चाहिए। चलिए कंट्रीज की बात करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स ओनली लोन्स एंड नॉट ग्रांट्स, ऐसा नहीं है, ये ग्रांट्स भी देने का काम करता है। तो पहला तो सही गलत हो गया। कंट्रीज मीट सर्टेन क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल टू असेस एडीए फंड, बिल्कुल यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। lends money on concessional terms and usually the repayments is over the 25 से 40 ईयर, इस समय में पे करना होता है, और कंसेशनल बेसिस पर भी मिलता है, या तो जीरो इंटरेस्ट या फिर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दो और तीन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेव समटाइम्स इन न्यूज, व्हाट इज इट? तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेब क्या है? ये एक्चुअली इनिशिएटिव है बाय द वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन, जिसको नवंबर 2019 में इनिशिएट किया गया था, टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, फेक न्यूज, प्राइवेसी वायलेशंस एंड अदर मैलिंग फोर्सेस ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो गलत तरीके से यूज हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब को लॉन्च किया गया। ओके, जिसमें 9 सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं। ओके, जिसमें से 3 गवर्नमेंट के लिए, 3 कंपनीज के लिए और 3 इंडिविजुअल्स के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में बाय टीम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, सो इट इज नॉट अ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो नॉट अ यूएन डॉक्यूमेंट, ये भी याद रखना। तो इट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये गलत हो गया।
attempt to address the issue of political manipulations, fake news, privacy, and the okay. People's privacy, personal data, built on trust is one of the principle of it. In general term तो कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अबाउट द नेशनल यूएन नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी. इंडिया ने इसको साइन नहीं किया. ये चीज बस याद रखिए. ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है. तो ये मेनली रिफ्यूजी जो होते हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं. उनके अधिकारों को ये प्रोवाइड करता है. ओके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, यूएन का पार्ट. इट डज नॉट बट इट डज नॉट अप्लाई टू द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हु आर असिस्टेड बाय यूएनआरडब्ल्यू. ठीक है, तो बेसिकली इट वाज क्रिएटेड इन 1950 बाय वर्ल्ड वार सेकेंड, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए थे, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था. तो उस चीज़ को देखते हुए जो आपको ब्रिट्स मीटिंग्स हो रही थी जिसके अंदर आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस बनाए गए, एंड देन ये सब भी उसके अंदर में ही किया गया था. इसने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है 2 बिलियन किलोमीटर. अब ये कैंपेन का मतलब क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हर साल जो रिफ्यूजी है वो 2 बिलियन किलोमीटर तक चलते हैं अपने जगह छोड़ने से पहले और अपने जगह पहुंचने तक. ठीक है, कि वो रिफ्यूजी है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं छोड़ के किसी ना किसी वजह से. तो ये पूरे रिफ्यूजी पूरे साल में 2 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं. तो इसके नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम चला दिया, 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी. ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं. टू एड्रेस द रिफ्यूजी क्राइसिस दैट रिजल्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सही है. इन मैंडेटेड टू लीड एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल एक्शन टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजी इंक्लूडिंग द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी. नहीं, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इसके अंडर में नहीं आते. हमने यहाँ पर भी देखा, इट डज नॉट अप्लाई टू पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, तो ये गलत हो जाएगा. एंड 2 किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय UNHRC to encourage the people to support refugee by campaigning individual acts of solidarity. तो ये सही है. तो ये आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए सेकेंड पार्ट के साथ अगस्त महीने का. इसके बाद आपको सितंबर महीने की में भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी. हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें कंसिडर किया जाए. बाकी कि आपको जो बुकलेट्स है वो पढ़ते ही स्टार्ट रखना है, वो पढ़ते रहना है. साथ ही साथ हमने अपना मैगजीन भी प्रोवाइड करना शुरू किया है, तो आप ऐप पर उसको भी देख सकते हैं. ओके, तो जनरली वो मैगजीन्स आपको मेल की जाती है. तो इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है. नाउ मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो कि सितंबर का होगा, उसमें मिलते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू.